तक पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस से बाउंस बैक होकर के उसी मीडियम में लौट करके वापस आ जाए, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन लेकिन स्फेरिकल मिरर से। अभी तक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, तो सपोज ये कोई एक स्फेयर है और इस स्फेयर को पॉलिश किया हुआ है, अच्छे से अंदर से पॉलिश हो रहा है, बाहर से आपको दिखेगा इसमें से। जैसे अगर आपके घर पर आपने देखा हो स्टील रेलिंग लगी हुई होती है, इस स्टील रेलिंग पर एक बॉल लगी हुई होती है, बॉल। इस बॉल में आपको अपना चेहरा दिखता है, अंदर से पॉलिश्ड है, बाहर से एकदम चमकीला है, स्मूथ सरफेस है, तो आपको अपना रिफ्लेक्शन इसमें नज़र आता है। तो किसी एक हॉलो अंदर से पॉलिश्ड ये ऐसा स्फेयर है, इसमें से आप एक टुकड़ा बाहर निकालेंगे। ये टुकड़ा आपने बाहर निकाला, ठीक है, तो ये टुकड़ा आपने बाहर निकाला, ये इधर से पॉलिश्ड है, ये आपने बाहर निकाल लिया, कुछ ऐसा हो गया ये। अब एक रूल मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि ये जो पॉलिश वाली सरफेस है इसे हमेशा पीछे की तरफ रखना। तो अगर मैं इसे घुमा दूंगा ना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये एक मिरर है, लेकिन ये प्लेन मिरर नहीं है। ये था प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर नहीं है, ये कर्व्ड है। क्यों? क्योंकि ये इसमें देखो एक कर्व आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर। और इसकी ये वाली साइड जो है ये पॉलिश्ड है। इसी तरीके से एक और हमने स्फेयर लिया, और इस स्फेयर की खासियत ये है कि ये बाहर से पॉलिश्ड है, और आपने इसमें से ये टुकड़ा बाहर निकाल लिया, इसको बाहर निकाल लिया आपने। जब आप इसको बाहर निकालोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। रूल क्या बताया था, पॉलिश जो सरफेस है उसको पीछे ही रखना। तो अब यहाँ पर आपको दो तरह के मिरर नज़र आ रहे हैं कर्व्ड में। देखो, एक कर्व्ड इस तरह का है और एक कर्व्ड इस तरह का है। एक में जो कर्व है वो अंदर की तरफ है, और एक में जो कर्व है वो बाहर की तरफ है। डिफरेंस है दोनों में। इसमें ये हिस्सा अंदर को दबा हुआ है और इधर ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक, तो वो स्फेरिकल मिरर जिसका कर्व्ड पार्ट अंदर की तरफ दबा हो उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और वो मिरर जिसका कर्व्ड पार्ट बाहर की तरफ हो, यानी कि सेंटर से अवे हो, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दो तरह के मिरर हो गए। अब इन्हीं मिरर के बारे में आपको पढ़ना है। पहले इनकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे हम, किस चीज़ को क्या बोलते हैं। उसके बाद रूल्स पढ़ेंगे कि इमेज बनाने के लिए क्या क्या रूल इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो एक हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी के बाद रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स के बाद इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद फिर हम मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, और साइन कन्वेंशन के बाद मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, और कंसेप्चुअल जो पार्ट है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम चलेंगे टर्मिनोलॉजी की तरफ। तो अब समझते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि ये जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हॉलो स्फेरिकल पार्ट है, पूरा स्फेयर है, ये हॉलो स्फेयर पॉलिश्ड, ठीक, और इसमें से आप ये टुकड़ा निकाल रहे हो, ये वाला जिसे मैंने पॉलिश दिखा रखा है, तो ये मिरर कौन सा है, ये कॉनकेव है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो पार्ट है अंदर की तरफ दबा हुआ है। केव वर्ड से याद रखो, केव मीन्स गुफा होता है, गुफा मीन्स अंदर की ओर, यानी कि ये कॉनकेव हो गया। अगर ये इस स्फेयर का पार्ट है तो इस स्फेयर का ये सेंटर होगा C, ठीक है,
और इसको हम बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। साथ के साथ लिखते चलना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने क्या किया, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाए, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इस मिरर को जहां इस प्रिंसिपल एक्सिस ने कट किया है उसको हम बोलते हैं पोल, POLE, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। और आपने पढ़ा होगा सर्किल में कि अगर ये सर्किल है तो सर्किल के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट पर आप एक लाइन ड्रॉ करिए, वो उसकी रेडियस कहलाती है। तो इस सेंटर से लेकर के और पोल तक की जो दूरी होगी, ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो ये जो कैपिटल R है ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट मिड में एक और पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो कैपिटल F, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस, या शॉर्ट में फोकस भी पढ़ते हैं इसको हम, फोकस। और फोकस से लेकर के पोल तक की जो दूरी है दैट विल बी फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल f क्या हो गया, फोकल लेंथ। अब ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट मिड में था, P और C के मिड में था, तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, यानी कि ये डिस्टेंस भी F होगी। तो आप यहाँ से एक रिलेशन लिख सकते हो क्या, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये है फोकल लेंथ प्लस फोकल लेंथ, यानी कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये फोकल लेंथ को आप डबल कर दो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो ये रिलेशन याद रखना है, इसका जो यूज़ है वो न्यूमेरिकल्स में आएगा। ये चीज़ हमने देख ली, ठीक। इसके बाद मिरर के इस एज से इस एज को अगर मैं मिला दूं, ये मैंने डॉटेड लाइन से इसको मिला दिया, अगर मैं डॉटेड लाइन से इसको मिला दूंगा तो ये कहलाता है अपर्चर। हालांकि ये जो अपर्चर है ना, दो तरह के होते हैं, लीनियर और एक होता है एंगुलर। काम कोई ज़्यादा नहीं है आपको अपर्चर से, कोई सिलेबस में इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है। एंगुलर की बात करेगा तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो इसको, तो ये यहाँ बनेगा एंगुलर अपर्चर। और अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे दोनों एजेस को, दैट विल बी लीनियर अपर्चर। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें समझनी थी। ये वाली साइड पॉलिश्ड है, याद रखना। अच्छा, एक और अच्छी तरह से याद रखने वाली चीज़ ये है, मिरर अगर कॉनकेव है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ये दोनों ही लेफ्ट साइड में होते हैं। ये देखो, ये मिरर है, इसके लेफ्ट साइड में है, और मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसके सामने रखेंगे, यहाँ रखा ये ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। अब आते हैं इस पर कॉन्वेक्स पर। तो देखो, कॉन्वेक्स पर हमने आपको बताया कौन सी वाली साइड पॉलिश्ड है, ये वाली साइड पॉलिश्ड है। ये इस स्फीयर का टुकड़ा है मिरर, तो इस स्फीयर का सेंटर ये रहा, सी मैंने आपको बता दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। एक आपने लाइन ड्रॉ की जो सेंटर से पास होती हुई गई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, ये पोल है, और इन दोनों के जस्ट मिड में होता है प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट आप इसके सामने रखोगे यहाँ, ठीक। ये पोल से लेकर के और फोकस तक की जो दूरी है ये फोकल लेंथ है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक की जो दूरी है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ देखो, कॉनकेव में लेफ्ट साइड में थे सी और एफ, जबकि कॉन्वेक्स में सी एंड एफ आर एट राइट हैंड साइड पर है। एक और खासियत बताते हैं आपको, ये जो कॉनकेव मिरर है, अगर अलग अलग रेज आ रही हैं कुछ इस तरह से, तो ये क्या करता है, एक पॉइंट पर इनको कन्वर्ज कर देता है,
ये कन्वर्ज कर दिया, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है, कन्वर्जिंग मिरर। जबकि कॉन्वेक्स क्या करता है, ये है कॉन्वेक्स, तो यहाँ अगर रेज आएंगी तो ये इनको बाहर की तरफ धकेल देता है, तो ये डाइवर्ज करता है, इसलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर। और ये याद रखना, सभी मिरर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। तो ये कहानी होगी टर्मिनोलॉजी की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रूल्स। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको अलग अलग जगह रख के देखेंगे और अलग अलग जगह रख कर ये पता लगाएंगे कि इनकी इमेज कहाँ बनेगी। अलग अलग जगह रखेंगे और पता लगाना है इमेज कहाँ बनने वाली है। लेकिन वो हम तब कर सकते हैं जब हमको ट्रेस करना आता हो, रेस को ट्रेस करना आता हो, उसके होते हैं कुछ रूल्स। तो रूल्स मैं आपको बता दूंगा तो आप आसानी से फिर इमेज को ड्रॉ कर पाओगे। तो अब चलते हैं रूल्स की तरफ, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, रूल्स की तरफ चलते हैं। अब पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो अगर देखो यहाँ मैं बताता हूँ आपको कॉनकेव मिरर के रूल्स, और इधर लिख देता हूँ मैं कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए रूल्स। तो देखो ये बनाया कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा फोकस। सिमिलरली अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस राइट हैंड साइड में होते हैं। पहला रूल क्या है, पहला रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, ये जा रही है पैरेलल, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास करेगी है। अगर पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास करेगी। यहाँ क्या होगा, पैरेलल जा रही है, ये पैरेलल जा रही है तो ये स्ट्राइक करके उधर चली जाएगी, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्चुअली पासिंग थ्रू फोकस, बट इफ यू एक्सटेंड दिस रे यू फाइंड दैट इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। ये जो रे है वैसे तो ये टकरा कर उधर को चली गई, लेकिन अगर आप इस रे को पीछे एक्सटेंड करोगे तो आप पाएंगे कि ये फोकस से पास हुई है, यानी कि इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, जबकि ये एक्चुअली में पास हुई है। तो जब रेज एक्चुअल इंटरसेक्शन से, अभी आप देखना बताएंगे आपको, जहाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है वहाँ रियल इमेज बनती है, जहाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन न होकर के एक्सटेंशन से इमेज बनती है वहाँ वर्चुअल बनती है। जब हम इमेज फॉर्म करेंगे तब देखेंगे। तो पहला रूल दोनों में देखो सेम है कि अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होगा। सेकंड रूल कहता है कि ये मान लीजिए मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, तो दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजर रही है तो वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये फोकस से गई पैरेलल चली गई। इसमें भी यही कहानी होगी सेम, कि ये है मिरर, इधर फोकस, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई रे ऑफ लाइट है जो आपको ऐसा लग रहा है कि फोकस पर इंसिडेंट होगी, लेकिन ये क्या करेगा, स्ट्राइक होकर के पैरेलल चला जाएगा। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो जिस रास्ते वो गई थी रे, उसी रास्ते वापस लौट आई, ऐसे गई ऐसा ही वापस। ये रूल इसमें भी एप्लीकेबल है सेम। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सपोज कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी। लास्ट है कि मान लीजिए ये कोई मिरर है,
यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होगी तो वो जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से वापस चली जाएगी, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई जाएगी। और यही सेम स्टोरी यहाँ पर भी है डी, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट होगी तो जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से वापस भी जाएगी, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो ये 4 रूल्स हैं कॉनकेव के लिए, 4 ही रूल्स हैं कॉन्वेक्स के लिए। आपको कोई से मिनिमम 2 रूल मैक्सिमम 3 रूल का इस्तेमाल करके इमेज फॉर्म करनी है। ठीक, अच्छे से ये आने चाहिए। आसान है, देखो पैरेलल है, फोकस से पास होगी, फोकस से पास हुई तो पैरेलल होगी, एक दूसरे के उल्टे हैं ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस, और पोल से टकराई है तो जिस एंगल से गई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये है रूल्स। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर से जब हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी। तो जनरली हम 6 पोजीशन हैं जिनको लेकर के चल रहे हैं। क्या करेंगे, देखो जैसे ये है कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और फोकस है ये। तो मैं क्या करूँगा, बहुत दूर से ऑब्जेक्ट को रखूँगा, फिर इसके इधर रखूँगा, ये सेकंड पोजीशन है, फिर इधर रखूँगा, ये थर्ड पोजीशन है, फिर यहाँ रखूँगा 4th पोजीशन, फिर यहाँ रखूँगा 5th पोजीशन, फिर यहाँ रखूँगा 6th पोजीशन। ठीक है, ये इन्फिनिटी है। इस जगह को यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे वाली जगह को हम बोलते हैं बियॉन्ड। तो ये हो गया बियॉन्ड सी, ये हो गया एट सी, ये कहलाता है बिटवीन सी एंड एफ, ये एट एफ, और ये हो गया बिटवीन एफ एंड पी। तो ये 6 पोजीशंस हैं जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। पहले इन्फिनिटी पर रखेंगे, फिर सी से थोड़ा पीछे रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर, फिर फोकस और पोल के बीच में। ठीक, तो जहाँ जहाँ हम अलग अलग जगह रख रहे हैं उनको यहाँ लिख लेते हैं। जैसे पहले मैं रखूँगा इन्फिनिटी पर, इसके बाद फिर मैं रखूँगा बियॉन्ड सी, इसके बाद रखूँगा एट सी, फिर रखूँगा बिटवीन सी एंड एफ, इसके बाद रखेंगे एट एफ पर, और इसके बाद रखेंगे बिटवीन एफ एंड पी पर। ठीक, पहला केस देखते हैं अब। फर्स्ट केस है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया, कहीं बहुत दूर रखा है, ठीक, कहीं बहुत दूर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। अब देखना है इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो जो 4 रूल्स थे उनमें से कोई से 2 आपको अप्लाई करने हैं, और एक रूल को 2 बार भी अप्लाई किया जा सकता है अगर आपका काम बन रहा है तो। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई पैरेलल लाइन गई, तो पहला रूल क्या था, पैरेलल लाइन जाएगी तो कहाँ से पास होगा, फोकस से। ये भी एक पैरेलल लाइन गई, ये भी कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो ऑब्जर्व करने की चीज़ क्या है, एक तो ऑब्जर्व करने की चीज़ ये है कि रेज ने एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, एक दूसरे को वाकई में कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। तो जब रेज एक दूसरे को एक्चुअली मीट करें या इंटरसेक्ट करें तो इमेज बनती है रियल, और रियल के साथ जुड़ा रहता है वर्ड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इसी के साथ साथ इमेज कितनी बड़ी बनी ये हमको प्रिंसिपल एक्सिस से देखना होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे जहाँ दोनों रेज इंटरसेक्ट हुई थी वो कितनी दूरी पर है, इधर हुई या यहाँ इंटरसेक्ट हुई। तो प्रिंसिपल एक्सिस से आप लाइन खींच दो ऊपर की तरफ, तो ये है इमेज, इतनी बड़ी इमेज बनी। यहाँ पर ये है इमेज, इतनी बड़ी बनी, प्रिंसिपल एक्सिस से देखा जाता है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है पॉइंट, इसका मतलब ये है कि बहुत छोटा है। अगर इसको मैं जूम करूँ तो कुछ ऐसा होगा, और जूम करूँ तो कुछ ऐसा होगा, और जूम करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। बहुत ज़्यादा जूम आप करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन ये है बहुत पॉइंट साइज, बहुत छोटा। ये कैसा है, पॉइंट साइज है, बहुत छोटी इमेज बनी है। और बनी कहाँ पर है, तो देखो फोकस पर बनी है, एट फोकस। तो यही इन्फॉर्मेशन हमको इस चार्ट में फिल करनी है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तो इमेज कहाँ बनी थी, तो वो बनी एट एफ पर। साइज़ कैसा था, तो साइज़ था पॉइंट साइज। नेचर कैसा था, तो नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड।
रियल एंड इन्वर्टेड। और ऐसी चीज़ें आपको रिफ्रैक्शन में भी मिलेंगी। और यहाँ कॉनकेव मिरर है, वहाँ कॉन्वेक्स लेंस होगा, उसमें ऐसे केस मिलेंगे आपको। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है कि ये है मान लो मिरर, और यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ है फोकस। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है। अब क्या होगा, आप रूल फॉलो करिए, कोई से दो, जैसे मान लो पैरेलल गया, पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास होगा, मान लो फोकस यहाँ है, फोकस से पास हो गया ये। एंड सेकंड वन आप फोकस वाला लगा दो कि फोकस से पास हुआ तो ये पैरेलल जाएगा। यही तो दो रूल पढ़े थे आपने। अब देखो इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है इंटरसेक्शन, तो प्रिंसिपल एक्सिस से इस इंटरसेक्शन को मिला दो, यही इमेज है, यही इमेज है। अब क्योंकि एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इमेज कैसी हो गई, ये हो गई रियल इमेज। रियल के साथ वर्ड जुड़ा रहता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। इमेज ऐसी बनी है, देखो ऐसी बनी है। साइज इसका बड़ा है अभी और इसका साइज छोटा है। और ध्यान रखना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप आगे लाओगे इमेज का साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। या ऑब्जेक्ट को आप आगे लाते जाओगे इमेज का साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। ठीक, तो जब आपने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा तो इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी बनी, तो यहाँ आप लिख सकते हैं डिमिनिश्ड, या फिर आप लिख सकते हैं स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। रियल एंड इन्वर्टेड तो यहाँ रहेगा ही। इसके बाद सेम अब थर्ड केस है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा, ये है मिरर, और आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है यहाँ, तो रूल आप कोई से दो अप्लाई करिए। जैसे पैरेलल है तो फोकस से पास होगा, और फोकस से है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। देखो यहाँ बनी इमेज। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो इमेज कहाँ पर बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी। कैसी बनी है, तो सेम साइज की बनेगी, इनका साइज सेम है दोनों का। तो यहाँ आप लिखोगे सेम साइज, और क्योंकि एक्चुअली इंटरसेक्ट किया है तो रियल और इन्वर्टेड तो रहेंगी ही। नेक्स्ट केस देखिए, अब नेक्स्ट है कि जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं यहाँ, वहीं से फिर दो रूल आप अप्लाई करिए। पैरेलल है फोकस से पास, और यहाँ फोकस से अगर जा रहा है तो ये पैरेलल चला जाएगा। तो देखो ये इंटरसेक्शन कहीं यहाँ हो रहा है, यानी कि सी के पीछे है, यानी कि इसको बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं बियॉन्ड सी। तो जब आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। तो यहाँ आप लिखेंगे बियॉन्ड सी। साइज कैसा है, तो देखो ये साइज छोटा है ऑब्जेक्ट का, इमेज का बड़ा साइज बना है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आगे खिसकाते जाओगे इमेज बड़ी होती जाएगी। यहाँ पर इक्वल हो जाती है सी पर आकर, फिर अब यहाँ से ये बड़ी हो जाएगी इमेज, और इमेज को सी से पीछे लेके जाओगे तो छोटी हो जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा एनलार्ज्ड। साइज आप कैसा लिखोगे, एनलार्ज्ड। रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। इसके बाद आता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दें तो क्या होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर। तो फोकस पर है तो फिर से वही रूल अप्लाई करिए, आप अप्लाई करो। पैरेलल है तो कहाँ से जाएगा, फोकस से पास करेगा। और एक रूल आपने पढ़ा था पोल वाला, तो आप पोल से इंसिडेंट होगा तो जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ था उसी एंगल से चला जाएगा। तो ये कुछ रेज बनी, और आप ध्यान से देखो कि दोनों ही रेज पैरेलल हैं, एक दूसरे के रेज पैरेलल हैं। तो अब ये यहाँ कहीं तो मीट हो नहीं रही, क्योंकि पैरेलल है तो हम सपोज करके चलते हैं कि ये कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगी। ठीक है, कहीं ये इन्फानाइट यानी कि बहुत दूर जाकर के मीट करेंगे। तो अगर ये इन्फानाइट पर जाकर इमेज बनाते हैं तो इमेज का साइज़ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखोगे हाईली एनलार्ज्ड, रियल और इन्वर्टेड। अब इसमें लास्ट केस है एक और वो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है उसको फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो
इमेज कहाँ बनेगी। तो लास्ट केस है, इसको देख लेते हैं कि ये है मिरर और ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच में रख दिया। तो पहला रूल तो यही कि पैरेलल है तो फोकस से पास हो गया, और दूसरा रूल कि अगर पोल से इंसिडेंट होगा तो जिस एंगल से हो उसी एंगल से चला जाएगा वापस। अब तो ये पैरेलल भी नहीं है, अगर पैरेलल नहीं है तो ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मिलने का चांस तो है ही नहीं, इन्फिनिटी पे भी नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस अब बढ़ती जा रही है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको आगे तो कहीं इमेज बनेगी नहीं, इसको एक्सटेंड करके देखते हैं पीछे लाइन रेस को। तो हमने एक्सटेंड किया इसको भी और इसको भी, तो ये यहाँ कहीं आकर के इंटरसेक्ट हुए तो इमेज बनी इधर। अब ये रियली में इंटरसेक्ट नहीं हुई, ये आपने वर्चुअली इंटरसेक्ट कराई है, यानी कि वर्चुअल रेज है, ये आपने एक्सटेंड किया है इसको। और इस तरह की इमेज जब बनती है तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल। और ये बिल्कुल सीधी इमेज बनी है, इसलिए इसके साथ वर्ड रहता है इरेक्ट। और बनी कहाँ पर है, तो मिरर के पीछे बनी है ये। तो यहाँ आप लिख दीजिए ये इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। और नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पर। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस हैं, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, या तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए बहुत दूर कहीं। ठीक है, और या फिर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, ये पोल है। दो ही केस है, पहला एट इन्फिनिटी और दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो क्या होगा, ये आई रे और इधर से ये आई रे इधर को चली जाएगी। आपने पढ़ा था ना रूल्स में, याद करो। रूल ये था कि अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करती हुई लगेगी आपको। तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड करो, इसको भी एक्सटेंड करो, तो इट इज़ अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस। ठीक, तो पोजीशन बनी कहाँ पर, फोकस पर। साइज़ कैसा है, तो देखो ये भी पॉइंट साइज़ है, पॉइंट साइज़। और नेचर कैसा है, क्योंकि एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, ये अपीयर्स टू मीट, तो यहाँ पर ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसके बाद सेकंड केस कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखा हो, जैसे सपोज यहाँ रखा है ये रहा। अब क्या होगा, तो आपने एक रे तो इस तरह से कर दी कि ये पैरेलल है, पैरेलल है तो ये अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, ऐसा लगेगा आपको। दूसरा रूल आप चाहो तो पोल वाला लगा दो कि पोल से अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो वो कुछ इस तरह जाएगी। इसको भी आपने पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो देखो एक्सटेंड करने के बाद इंटरसेक्शन कहीं यहाँ हुआ तो इमेज बनी ये, बिल्कुल सीधी बनी है, इरेक्ट के साथ वर्चुअल रहता है। और रेज भी अगर आप ध्यान से देखो तो रेज जो हैं वो भी एक्सटेंड करनी पड़ी हैं तब जाके इंटरसेक्ट हुई हैं। तो जब रेज एक्सटेंड करनी पड़े तो उस केस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बनी है, वो बनी है बिटवीन एफ एंड पी। साइज़ कैसा है, तो ये स्मॉल है इन साइज़, या डिमिनिश्ड लिख सकते हो आप। और ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन। अब इसके बाद देखिए यहीं पर आपको बताते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, तो एक रिलेशन होता है बिटवीन फोकल लेंथ एफ, इमेज डिस्टेंस वी एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। अब ये क्या हैं, वी और यू, ये क्या चीज़ हैं, तो ये हम आपको बताते हैं साइन कन्वेंशन में। यहाँ लिख देते हैं साइन कन्वेंशन, ये क्या है। तो इसमें हमको ये देखना होता है कि किस टर्म का साइन कैसा रहेगा, ये साइन कन्वेंशन से पता चलता है।
कोऑर्डिनेट तो आप सबने पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेट में क्वाड्रेंट होते हैं ना 4। यहाँ क्या होता है, यहाँ ओरिजिन होता है। तो आप क्या करो, जो आपका मिरर है और मिरर का जो पोल है, तो ओरिजिन और पोल एक जगह आए। जैसे कि आपने ये बना दिया कॉनकेव, ये बन गया कॉनकेव, तो कॉनकेव का पोल और एक क्वाड्रेंट का ओरिजिन एक ही जगह पर है, सेम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये भी पढ़ा था कि ओरिजिन से आप राइट हैंड साइड पर चलोगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, यानी कि इधर सब पॉजिटिव है, और ओरिजिन से इधर चलोगे तो सारी वैल्यू नेगेटिव। ऐसे ही ओरिजिन से वाई एक्सेस पर चलोगे तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, और ओरिजिन से नीचे आप जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू। अब देखो, ये है कॉनकेव मिरर, यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ है फोकस। अब आपने ऑब्जेक्ट इस मिरर से कुछ दूरी पर रख दिया, मान लो यहाँ रखा हुआ है, तो पोल से दूरी देखी जाएगी कि इस पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। इसी दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, और ये यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये तो था ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज कहाँ बनती है, इमेज यहाँ बनती है। तो पोल से इमेज कितनी दूरी पर बनी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से। ये होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और साइन का ध्यान क्यों रखना है, अब आपको साइन देखना है। तो ये देखिए, पोल से ये जो ऑब्जेक्ट रखा है वो किस हैंड पर है, लेफ्ट साइड पर है ना। तो पोल से यदि दूरी लेफ्ट साइड की आप ले रहे हैं, यू आर गोइंग टू द लेफ्ट साइड, देन दैट विल बी नेगेटिव। यानी कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी आप लेंगे तो वहाँ माइनस साइन लगाओगे। आपसे कोई कहे कि ऑब्जेक्ट को मैंने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो आप लिखेंगे u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे कोई कह रहा है कि इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर पर बन रही है, इमेज की जो दूरी है, इमेज डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तो आप लिखेंगे -30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है। और अगर इमेज इधर बन रही होती, इमेज इधर बन रही होती, तो हम फिर v कैसा लेते, पॉजिटिव लेते। ऐसे ही फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ कॉनकेव की किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में है तो फोकल लेंथ कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये तो कहानी होगी कॉनकेव की। कॉन्वेक्स में तो देखो, कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये कॉन्वेक्स है, यहाँ ये कोऑर्डिनेट मैंने बना लिया, और ये हो गया पोल, यहाँ है फोकस, यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गई पॉलिश्ड सरफेस। अब ध्यान से देखो, आप ऑब्जेक्ट को आप इधर ही रखोगे, यानी कि लेफ्ट साइड पर, तो ये u तो नेगेटिव ही रहेगा। इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल रेक्ट ही बनती है, या तो यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी। तो ये देखो, यहाँ से पोल से राइट हैंड साइड पर है, इसलिए v हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फोकल लेंथ भी आप देखो राइट हैंड साइड पर ही है, तो ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। किस में है ये, कॉन्वेक्स में। ये किस में है, कॉनकेव में। समझ आ गई होगी इतनी बात। तो इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ से गेन की वो यहाँ मैं लिखते चल रहा हूँ साथ के साथ, कि अगर कॉनकेव है तो u नेगेटिव रहेगा, f जो है ये भी नेगेटिव रहेगा, v नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, अगर राइट हैंड साइड पर है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव। अब अगर आपसे कोई कहता है कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना ऊंचा है, तो ऊंचाई तो आप देखो वर्टिकली देखोगे, वर्टिकली कितना बड़ा है, वर्टिकली यानी कि ये। तो इस एक्स एक्सिस से अगर आप ऊपर जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और इस एक्स एक्सिस से अगर आप नीचे जाओगे तो नेगेटिव रहेगी। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा आप सीधा ही रखोगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। किसमें, कॉनकेव में। और इमेज इसमें देखो उल्टी बनती है, ज़्यादातर 5 केसेस में उल्टी ही बनती है। तो हाइट ऑफ इमेज जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर उल्टा बना है तो नेगेटिव और सीधा बना है तो पॉजिटिव।
कॉन्वेक्स की बात की जाए तो देखो u यानी कि ये जो ऊंचाई है ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, और इमेज भी इसमें सीधी ही बनती है, तो हाइट ऑफ इमेज भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये सारी वैल्यूज इसमें पॉजिटिव रहेंगी। तो ये चीज़ें हैं साइन कन्वेंशन की जो आपको याद रखनी है। ये एच ओ क्या है, यहाँ लिख देते हैं एच ओ के बारे में। एच ओ इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एच आई इज हाइट ऑफ इमेज। ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब आते हैं मिरर फार्मूला पर। तो मिरर फार्मूला क्या है, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस है भाई, पोल से इमेज कितनी दूरी पर है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद कैसे करें सर, कन्फ्यूज़न ना हो, तो देखो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, इसको बीच में से उड़ा दो, देखो यू बन गया। तो यू को रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। ये वी इमेज डिस्टेंस है, तो वी है ना ये वी, तो ये आधा कर दो इसका, तो ये आई बन गया। तो आई से इमेज डिस्टेंस यानी कि वी, ओ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू, ऐसे याद रखना। फॉर्मूला है बहुत सिंपल, 1/v + 1/u = 1/f, यही है मिरर फार्मूला। तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लें। इसके बाद एक टॉपिक और इसमें रह जाता है, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन। इसके बाद ये अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो देखो मैं दोनों केस लिख दे रहा हूँ इधर, यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉनकेव समझाने के लिए, और इधर है कॉन्वेक्स। ये है कॉनकेव C एंड F, और ये है कॉन्वेक्स FC। ऑब्जेक्ट को इधर रखा जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट को मान लो आपने यहाँ रख दिया। ऑब्जेक्ट की जो दूरी है दैट इज़ U, और जो इसकी इमेज बनी इसकी जो दूरी है दैट इज़ V। ये जो दूरी है दैट इज़ F। इधर ऑब्जेक्ट की जो दूरी है दैट इज़ U, इमेज की जो दूरी है दैट इज़ V, और फोकस ये रहा इसका प्रिंसिपल, फोकस ये है और फोकल लेंथ ये है। यहाँ आपने साइन कन्वेंशन में ऑब्जर्व किया था कि U नेगेटिव, अच्छा ये जो है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये जो है ये हाइट ऑफ इमेज है। इसमें आपने ऑब्जर्व किया था U नेगेटिव रहता है, V भी नेगेटिव रहता है, F भी नेगेटिव रहता है। अच्छा V नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये पॉजिटिव रहेगा, हाइट ऑफ इमेज ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। ये चीज़ें आप पढ़ के आए हैं साइन कन्वेंशन में। जबकि कॉन्वेक्स में क्या है, U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है, F पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है। हाइट ऑफ इमेज ये है ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है ऊपर की तरफ है, ये भी पॉजिटिव। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो मैग्नीफिकेशन से हमको ये पता चलता है कि जो इमेज बनी है वो कितनी ज़्यादा मैग्नीफाइड होकर बनी, कितनी बड़ी बनी है या कितनी छोटी बनी है। इस चीज़ का पता हम मैग्नीफिकेशन से लगाते हैं कि ओरिजिनल साइज़ के मुकाबले कितनी छोटी हो गई या कितनी बड़ी हो गई, ये मैग्नीफिकेशन से पता चलता है। और इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इनपुट आउटपुट है ये, ठीक। एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला ये भी है कि मैग्नीफिकेशन आप -v/u से भी निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर कंबाइन करूँ इसको तो ऐसे लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। दोनों में काम करेगा ये। अब कॉनकेव में कुछ ध्यान से समझिए चीज़ों को, जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए ये ध्यान से समझना है इसको जो बता रहा हूँ, कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आए तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर आए तो क्या है, 1 से बड़ी आए तो क्या है, जो मैग्नीफिकेशन है पॉजिटिव हो तो क्या होगा, और मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो क्या होगा। मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा, ध्यान से समझना है इसको। अब मैं यहाँ एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ इसको। मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा कब होगा, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये पूरा टर्म 1 से छोटा कब होगा,
1 से छोटा कब होगा? जब ये न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी कि हाइट ऑफ इमेज छोटी हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल जैसे 3/5 लिखा मैंने, तो इसको आप डेसिमल में लेके जाओगे 0.6 हो गया, जो कि 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा होने के लिए न्यूमरेटर को छोटा होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बड़ा होना पड़ेगा। और अगर 1 से बड़ा करना चाहते हो तो न्यूमरेटर को बड़ा करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को छोटा करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी। तो अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटी है, हाइट ऑफ इमेज बड़ी है, यानी कि इमेज जो बनी वो छोटी बनी, इमेज जो बनी वो छोटी बनी। तो रिजल्ट मैंने यहाँ लिख दिया कि इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। एग्जाम्पल जैसे ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर का है, ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज बन रही है मान लो 5 सेंटीमीटर की। तो इमेज अगर छोटी बनी है इसका मतलब कि इमेज डीमैग्नीफाइड है, इमेज इज डीमैग्नीफाइड। अब है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर हो, 1 आए, मैग्नीफिकेशन जो है ये 1 आए। 1 कब आएगा? मैग्नीफिकेशन 1 कब आएगा? 1 जब आएगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो। भाई 3/3 हो तभी तो कट के 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो गए तो ये कैंसिल हो गए, रिजल्ट 1 देंगे। तो इसमें जितने बड़ी ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। कौन से केस में? जब मैग्नीफिकेशन 1 हो। या मैं ये नंबरिंग भी कर देता हूँ। तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, और यहाँ इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा कब होगा? तो अभी आपको मैंने बताया, बड़ा जब होता है जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी हो, हाइट ऑफ इमेज बड़ी हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इमेज बड़ी बनी है तो इसका मतलब मैग्नीफाइड बनी है, तो इमेज इज मैग्नीफाइड, इमेज इज मैग्नीफाइड। अब कह रहा है कि m अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? तो m पॉजिटिव कब होगा? देखो ध्यान से, m पॉजिटिव कब होगा? तो मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप चाहे कॉन्वेक्स का केस लो चाहे कॉनकेव का केस लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही केस में पॉजिटिव है। देख लो, ये तो ऑलरेडी फिक्स हो गया कि ये तो पॉजिटिव है ही, और आपको पूरी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव तभी आ सकती है जब ये भी पॉजिटिव हो, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज ये भी पॉजिटिव होगी, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि ये ऊपर की तरफ बनी है, यानी कि इमेज जो है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो देखो ये तो फिक्स है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही रहना है। इसका मतलब ये जो हाइट ऑफ इमेज है ये नेगेटिव हुई होगी। नेगेटिव का मतलब है कि इमेज नीचे की तरफ बनी हो, और नीचे का मतलब है कि ये रियल का केस आ गया, क्योंकि इन्वर्टेड है ना, तो इन्वर्टेड के साथ रियल रहता है। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, और नेगेटिव है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, रियल और इन्वर्टेड अगर आपने निकाल लिया है तो इसका मतलब है कि ये मिरर कॉनकेव ही होगा, कॉनकेव मिरर ही होगा। वर्चुअल इरेक्ट ये कॉन्वेक्स ही होगा। वर्चुअल इरेक्ट है तो कॉन्वेक्स ही होगा, ठीक है। कॉनकेव भी हो सकता है क्योंकि सिर्फ एक ही केस है इसमें, ऐसा तो कॉनकेव में एक केस होता है, लेकिन मोस्टली कॉन्वेक्स में तो सारे केस वर्चुअल इरेक्ट के ही होते हैं, ठीक। बाकी चीज़ें और फोकल लेंथ से और हाइट ऑफ इमेज से पता चल जाएंगे आपको कि कौन सा मिरर है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन चैप्टर, हो गया है कंप्लीट। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं इन्हें हम पोस्ट कर चुके हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो ये दिया हुआ है, तेजेश दीक्षित 09। आप इसको सर्च करेंगे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको वीडियोस और नोट्स दोनों चीज़ मिल जाएंगी। और न्यूमेरिकल्स तो पहुंच ही चुके हैं। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 9th 10th 11th 12th सारी जो वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।